हेलो बच्चों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक टूल है और बाइनोमियल थ्योरम में जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन, जिससे फिज़िक्स तुमको आसान लगे और तुमको चीज़ें मेरे साथ साथ याद होती चले। तो बाइनोमियल थ्योरम का क्विक रिवीजन एक बार करते हैं हम लोग। याद करो बेटा, हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिसकी पावर n हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखा था। थ्योरम हमको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाती है बाय गिविंग अस द डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब पिछली बार हमने इसका इंट्रोडक्शन पाया था, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझो। सोचो, क्या हमने इससे पहले इस तरह के टर्म्स किए हैं? तुम सोचोगे कि कहाँ किए हैं, ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बेटा, क्या आपने x प्लस वाई होल स्क्वायर ये कभी कैलकुलेट नहीं किया? कहोगे मैम ये तो किया है। तो बेटा फिर ये x प्लस वाई टू द पावर n में n2 ही तो हो गया। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। होती है या नहीं होती है? तो एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल फॉर्म हम इससे पहले इस्तेमाल करते रहे हैं। ये कोई नई इक्वेशन, नया थ्योरम नहीं है। x प्लस वाई टू द पावर क्यूब, ये भी तो यूज़ किया है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? आप x प्लस वाई को x प्लस वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब ये x प्लस वाई टू द पावर 10 हो, x प्लस वाई टू द पावर 100 हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैथ्स इज ऑलवेज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स इन अ इजी वे। इसको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम ने क्या कहा कि अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिलेगा n चूज़ 0 n c0। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक टर्म को 0 से स्टार्ट करो और दूसरे टर्म को पावर n से स्टार्ट करो। एक टर्म 0 फिर एक एक पावर बढ़ता जाएगा, दूसरा टर्म जो n से स्टार्ट हो रहा है वो एक एक पावर कम होता जाएगा, और जो nc0 है इसमें n सेम रहेगा और नीचे 0 1 2 एंड सो ऑन होता जाएगा। अब इसे और अच्छी तरह से फील करने के लिए, इसको ठीक से समझने के लिए अब n चूज़ 0 को ढंग से समझते हैं। लिखा कैसे जाएगा ये समझ आ गया ना बेटा? कि एक टर्म को आप 0 से स्टार्ट करोगे और x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगा x की पावर, लास्ट टर्म क्या होगा? x की पावर n। जो y दूसरा टर्म n की पावर से शुरू हुआ था उसका पावर घटते घटते लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? y टू द पावर 0। और ये जो nc0 है इसमें ऊपर तो n ही रहेगा, जो यहाँ पावर थी वो ही रहेगा। ये पावर एक एक करके बढ़ती जाएगी तो लास्ट टर्म क्या बनेगा? ncn। ये एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम हमको देता है कि भाई ऐसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम।
अब इसमें एक एक टर्म को लेकर ठीक से समझते हैं। सबसे पहले हम इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन पता करना। n चूज r, इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे तो तुम लोग इसको पढ़ोगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें n डिस्टिंक्ट चीज़ें मिली हुई हैं और उसमें से r चीज़ों का ग्रुप बनाना है तो कितनी तरह से बनाया जा सकता है? वो है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से चूज करना, सेलेक्ट करना r ऑब्जेक्ट्स को, और कितनी तरीके से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज selecting r things from n distinct things is given by n choose r और NCR। और इसको भी कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे वो मैथ्स ने दे रखा है। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल से कैलकुलेशन करेंगे। अब ये फैक्टोरियल क्या है? तो पिछली बार तुमको बताया था बेटा कि फैक्टोरियल क्या है। अगर मान लो मेरे से कोई कहे कि 3 फैक्टोरियल कितना हुआ, तो हम शुरू करेंगे 3 से, 3 फिर इनटू इससे एक कम, फिर इनटू इससे एक कम। अगर मेरे से कोई बोले 10 फैक्टोरियल, तो हम शुरू करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 1 तक आएंगे। और इस मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो होगा फैक्टोरियल 10। तो अगर कोई कहे कि फैक्टोरियल n क्या है तो कैसे निकालेंगे? n से शुरू हुए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। आखिरी में टर्म्स क्या रह जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमको नज़र आ जाए तो अच्छा है। क्या? अगर आप इसे देखो तो अगर आप n को अलग कर लो तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या है? बचा हुआ हिस्सा n माइनस 1 का फैक्टोरियल है कि नहीं? देखो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर आप इसकी जगह n और n माइनस 1 दोनों को अलग कर लेते तो बचा टर्म n माइनस 2 का फैक्टोरियल बचता कि नहीं? देखो n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको आप और अच्छी तरह से मैथ्स में पढ़ोगे, पर क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको फील में लाने के लिए हम लोग थोड़ा और ढंग से इसको समझते हैं कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया गया, सब ठीक है। मान लो कि तुमको कहूँ कि आपको 4 स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट्स हैं A, B, C और D, और तुम्हें कहा जाए कि 2-2 बच्चों को लेकर टीम बनानी है, 2 बच्चों की टीम बनानी है तुमको। कितनी तरीके से 2 बच्चों की टीम बन पाएगी? तो तुम क्या करोगे? देखो कॉम्बिनेशंस देखो। तुम A के साथ B को ले सकते हो, या A के साथ C को ले सकते हो, या A के साथ D को ले सकते हो। ये 3 तरीके हो गए, तीनों में A शामिल है। या तुम B के साथ C को ले सकते हो और B के साथ D को ले सकते हो। ये 2 तरीके हो गए जिनमें B शामिल है। A और B क्योंकि एक टीम में ऑलरेडी हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं है इस जगह पर, सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं कि रिपीटिशन नहीं अलाउड है, तो आपके ये टोटल 1 2 3 4 5 तरीके हो गए जिससे आप 2 लोगों की टीम बना सकते हैं। और एक तरीका और बचता है कि आप C के साथ D को ले सकते हो। देखो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लिए, A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D।
या बी के साथ सी, या बी के साथ डी, या सी के साथ डी। अब देखो कितनी तरह से दो बच्चों की टीम बन सकती है अगर आपको टोटल 4 बच्चे दिए हो, 1 2 3 4 5 6 तरीके से, ठीक है। अब अगर इसको मैथ्स ने कहा कि अगर 4 हैं तो तुमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया, 100 में से अगर तुम्हें 25 लोगों की टीम बनानी है तो कितनी तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तब तो ये तरीका आसान नहीं रह जाएगा। तो मैथ्स ने तुमको कहा कि ये मदद दे रहे हैं, इसकी हेल्प से सॉल्व करो। तो ज़रा देखें हम कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखो कितने बच्चे थे टोटल, 4 स्टूडेंट्स थे। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमको n लेना है 4। कॉम्बिनेशन कितनों का बनना है, 2 का, ये r होगा। कितने बच्चों की टीम लेनी है, 2 बच्चों की। तो n की जगह रख दो 4, r की जगह रख दो 2, और NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। यही तो है ना, देखो फॉर्मूला लिख दिया। अब फैक्टोरियल 4 क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2, तो 2 इंटू 1। ये भी फैक्टोरियल 2 है, तो 2 इंटू 1। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके देखो 6 वेज आ गए। तो हमें उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, हमको n में से 2 को सेलेक्ट करना है और रिपीटिशन नहीं करनी है, तो 6 वेज एक लाइन में आ गया। तो ये तो है NCR की फंडामेंटल्स और फैक्टोरियल के फंडामेंटल्स। अब वापस लौटे बाइनोमियल थ्योरम पर। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लो जो शायद हमको यूज़ करनी पड़े, नहीं तो मैथ्स में तुम इन्हें डिटेल में पढ़ोगे कि NCR इक्वल होता है NC n माइनस आर के। कैसे देखो, NCR को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। जबकि NC n माइनस आर को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल n माइनस n माइनस आर। देखो कितना आया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस आर और यहाँ n चले गए, फैक्टोरियल r। ये तो वही वैल्यू हो गई जो फैक्टोरियल NCR की थी। तो NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। और इसका यूज़ हमको करना अगर पड़ जाए तो देखो, जैसे NC 0 है तो NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। n माइनस 0 मतलब n। इसी तरह से NC1 विल बी इक्वल टू NC n माइनस आर। आ रही है बात समझ में। और बाइनोमियल थ्योरम में जब हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो तुम्हें याद करने के जो तरीके मैंने बताए कि इसको कैसे लिखेंगे, वहाँ पर ये देखना कि जो 2 टर्म्स हैं, एक 0 से स्टार्ट होता है और एक बढ़ते बढ़ते पावर लास्ट तक पहुँचता है, और दूसरा n से स्टार्ट होता है और एक पावर घटते घटते लास्ट को n y की पावर 0 तक पहुँचता है। लेकिन हर टर्म में इन दोनों की पावर यही आती है। देखो 1 प्लस n माइनस 1 n, 2 प्लस n माइनस 2 n। क्लियर हो रही है बात। तो ये बाइनोमियल थ्योरम की वो उतनी जानकारी जितनी हमको फिज़िक्स में चाहिए। तो अब आ जाओ कि फ़िज़िक्स में इसको कैसे यूज़ करना है। फ़िज़िक्स में हमको इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं इस्तेमाल करना है। यूँ समझ लो कि फ़िज़िक्स में हमें जितने टर्म्स मिलेंगे जहाँ हमको बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वहाँ पर ज़्यादातर जानते हो कैसे टर्म मिलेंगे।
जैसे x प्लस वाई टू द पावर n है, ठीक है, इसमें y की वैल्यू तुमको अक्सर 1 मिलेगी, मतलब एक टर्म की वैल्यू 1 मिलेगी। तो हमको असल में किस एक्सप्रेशन से ज़्यादातर डील करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो अगर हमें ये टर्म मिले तो इसके स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के हिसाब से देखो क्या एक्सपेंशन होगा। पहले तो हम c वाले सारे टर्म्स लिख लें, nc0, nc1, nc2 टिल ncn। अब एक टर्म तो 1 है, तो 1 की पावर चाहे n हो, 1 की पावर चाहे n-1 हो, 1 की पावर चाहे n-2 हो, 1 ही रहेगा। तो y तो गायब हो गया एक्सप्रेशन से। x की पावर 0 से स्टार्ट किया तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म बचेगा x की पावर n। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? अब इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हमको इस फॉर्म में इसे इस्तेमाल नहीं करना है। हम nc0 इसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। चलो इसको भी समझते चले। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है? तो चलो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू को ज़रा समझ लेते हैं कि ये 1 क्यों होती है। ठीक है, अगर आप nc0 करो, ठीक, तो nc0 क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0 ऐसे होता है। अब nc0 का फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है nc0 का? कि तुमको n डिस्टिंक्ट चीज़ें दी हुई थी, उसमें से एक भी चीज़ को सेलेक्ट ना करो, ऐसे कितने तरीके हैं? यही तो मतलब हुआ ना, n कॉम्बिनेशन 0, n चूज 0, n सेलेक्ट 0 का। तो एक भी चीज़ सेलेक्ट ना करो, कुछ भी सेलेक्ट ना करो, इसका तो एक ही तरीका हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1, क्योंकि ये क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सेलेक्ट द आर थिंग्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो अगर एक भी चीज़ नहीं सेलेक्ट करनी है और उसका एक ही तरीका है, तो nc0 का रिजल्ट आना चाहिए 1। अब यहाँ देखो फैक्टोरियल n और n-0 भी तो फैक्टोरियल n ही बचा, तो आपने इसको लिखा कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और n-0 बचा फैक्टोरियल n, ये गया। अब फैक्टोरियल 0 1 होगा तभी तो रिजल्ट 1 आएगा। तो समझ आ रहा है कि क्यों फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ये 0 मतलब ये मल्टीप्लिकेशन से तुमको समझ नहीं आएगा, ये जिस प्रिंसिपल पर NCR को डिफाइन किया गया, डेवलप किया गया, उस प्रिंसिपल से तुमको समझ आएगा। क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पर देखो हम लोग इस टर्म को थोड़ा ढंग से समझ रहे हैं कि फिज़िक्स में हमको इसे एक्चुअली किस रूप में यूज़ करना है। तो nc0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0, ये पूरा टर्म हो गया 1, और x की पावर 0 भी हो गया 1। आई बात समझ में? तो हमारे पास ये पूरा टर्म, मैंने इसको ओपन करके भी दिखाया है, पर असल में ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 1, तो ये पूरा टर्म बचेगा 1।
अब आ जाओ दूसरे टर्म पर, फैक्टोरियल n nc1, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r और x की पावर 1। फैक्टोरियल n को देखो, नीचे n माइनस 1 दिख रहा है तुम्हें, तो हमने अभी जो तरीका सीखा था, इसको फैक्टोरियल n को आप लिख लो, n टर्म अलग कर लो, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 क्या हो गया, 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 एज इट इज लिखा रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n बचा आपके पास और क्या बचा, x की पावर 1। आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल n nc2, nc2 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, यहाँ मैंने सेकेंड टर्म नहीं लिखा है, नीचे लिख रहे हैं, nc2 को यहाँ नहीं लिखा है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r x2। इसको खोल के देखते हैं, फैक्टोरियल n को तुम लिख दो n माइनस 1, या देखो फैक्टोरियल n को तुम कैसे लिखो, फैक्टोरियल n को n माइनस 1, इन दो टर्म्स को अलग कर लो और बाकी बच्चे को फैक्टोरियल n माइनस 2 लिखा रहने दो। ये बात समझ आ रही है? तो फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे n माइनस 2 दिख रहा है हमको फैक्टोरियल, तो जब आप फैक्टोरियल n को ऐसे लिखोगे तो n माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचेगा n इंटू n माइनस 1 और नीचे बचेगा फैक्टोरियल 2। तो पहला टर्म यहाँ से 1, दूसरा टर्म यहाँ से nx और तीसरा टर्म हमें मिला n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म तक। अब हमको जो नॉर्मल केसेस मिलेंगे वो 3 तरह के पॉसिबल है। एक कि ये जो n है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, मान लो कि n इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 हो जाए तो देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को जब आपने खोला तो क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये मिल रहा था, ये जो ओपन करके सिंप्लीफाई करके हमने फॉर्मूला निकाला है, आपको असल में ये फॉर्मूला ही याद रखना है फिज़िक्स के लिए। ठीक है, तो क्या हमको आखिरी टर्म तक हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर देखो इसकी वजह है, आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n के पहले 2-3 टर्म्स को ही कॉन्सेंट्रेट करो फिज़िक्स के लिए। 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा टर्म लिखना चाहो तो जो तरीका तुम्हें सिखाया, तीसरा टर्म आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट टर्म अभी नहीं लिख रहे हैं, ये हमको 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन मिलेगा। अब अगर n पॉजिटिव है और मैंने केस लिया है कि मान लो n इज इक्वल टू 2, तो देखो क्या होगा। आप क्या करो कि n इक्वल टू 2 ले लो, तो जब आप n इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 मिलेगा, 1 प्लस, इधर देखते जाओ, 1 प्लस एन एक्स मतलब 2x प्लस यहाँ देखो n मतलब 2, फिर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा इसका, देखो तीसरा टर्म हो जाएगा प्लस n
n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x क्यूब। ये बहुत साफ नहीं आया है बेटा, लेकिन अगर तुम यहाँ से भी देखो तो जब n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पर आते ही 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और ये जो n है फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, फोर्थ में भी होगा एंड सो ऑन। n माइनस 1 थर्ड टर्म से स्टार्ट हुआ है और वो आगे के सभी टर्म्स में होगा। n माइनस 2 जो है वो फोर्थ टर्म से स्टार्ट हुआ और वो आगे के सभी टर्म्स में होगा। तो अगर n की वैल्यू 2 लो तो वो फोर्थ टर्म को ज़ीरो करेगी और बाकी आगे के सभी टर्म्स को ज़ीरो कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू 2 हो तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म ऑनवर्ड्स ज़ीरो हो जाएंगे। यानी अगर n की वैल्यू 2 है तो 3 टर्म्स एक्सपेंशन में होंगे। यानी n की वैल्यू जब n होगी तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे? n से एक ज़्यादा। अगर 2 था तो 2 प्लस 1 टर्म्स थे, तो अगर n है तो n प्लस 1 टर्म्स यहाँ पर मिलेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो अगर n की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो आपकी जो सीरीज़ बनेगी, जो ये एक्सपेंशन बनेगा, इसमें टोटल n प्लस 1 टर्म्स होंगे, जिसमें लास्ट टर्म आपका क्या आएगा? लास्ट टर्म आपका आएगा n माइनस 1 एंड सो ऑन करते करते अपॉन फैक्टोरियल n x टू द पावर n। x की पावर एक बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? x की पावर n। अच्छा, अब इधर देखो, NC0 NCR should be equal to NCn minus R। NC0 किसके बराबर अभी हम लोगों ने सीखा था? देखो, NC0 बराबर था NCn के। तो जो लास्ट टर्म था बेटा, जो लास्ट टर्म था वो NCn था ना, और NCn क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। फैक्टोरियल n कट गए और फैक्टोरियल n माइनस n यानी फैक्टोरियल 1 हो गया। तो असल में जो लास्ट टर्म है उसमें कुछ भी नहीं होगा, आपके पास केवल x की पावर n बचेगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रहा है? आपके पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा बेटा? क्योंकि NC0 इज इक्वल टू NCn। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हम ये अभी कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। तो NC0 में R की वैल्यू 0 है, तो NC0 इज इक्वल टू NCn माइनस 0। अगर आप इसको देखो तो ऐसे ही तो लिखोगे, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। ठीक है, तो NC0 की वैल्यू आई है 1, तो NCn माइनस 0 की वैल्यू भी आएगी 1। कैसे 1 आई है वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर दिखाई है आपको। NC0 की वैल्यू 1 क्यों आई है, तो NCn की वैल्यू भी 1 आएगी। तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो तुम्हारा जो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वो एक फाइनाइट सीरीज़ होगी
जिसमें 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन एन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म तुम्हारा होगा वो होगा x टू द पावर n। इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा NCN। ठीक है, तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आएगा। लेकिन फिजिक्स में आपको बहुत जल्दी, आज जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ जो कि आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, उसमें आपको समझ आएगा कि n निगेटिव भी मिलेगा और n फ्रैक्शन भी मिलेगा। तो कैसे देखेंगे, देखो, अगर n निगेटिव है, कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो -1, तो सीरीज में 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 कैसे एक्सपेंड होगा। मैं बोल रही हूँ, तुम बहुत ध्यान से फोकस करके फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या था, फोकस करो बेटा मेरे साथ। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब हम लास्ट का टर्म नहीं लिख रहे, देखो, अब तुम देखो 1, यहाँ पर एन एक्स, एन की वैल्यू -1 है तो चुपचाप -1 लिख दो। जब ये -1 एक्स के साथ मिलेगा तो 1 प्लस और ये -x तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल, जैसा मैथमेटिक्स में होता है। इधर देखो, -1 -1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ये वो जगह है जहाँ अगर n पॉजिटिव हो और अगर n निगेटिव हो तो फर्क आ गया। अगर n पॉजिटिव होता तो क्या आता, अगर n पॉजिटिव होता तो आपके पास ये टर्म आता n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। यही तो था ना टर्म। अगर n पॉजिटिव होता तो देखो 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 होती और +1 होती तो ये टर्म ख़त्म हो जाता। यानी अगर n की वैल्यू पॉजिटिव होती तो तुम्हारी सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती, 1 प्लस 1x। लेकिन अगर n की वैल्यू निगेटिव है तो लिखते चले जाओ, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर n की वैल्यू पॉजिटिव हो और अगर n की वैल्यू निगेटिव हो। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक टर्म ऐसा आएगा जहां सीरीज ब्रेक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी सीरीज फाइनाइट होगी, उसमें फाइनाइट टर्म्स होंगे, n+1 टर्म्स होंगे। लेकिन अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो सीरीज में कोई टर्म ऐसा होगा ही नहीं जो 0 हो जाए, तो सीरीज इनफाइनाइट चलेगी। और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन है, जैसे कि हाफ, तब देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। आप देख लीजिए, आप कितने भी टर्म्स लिखते जाइए, कोई टर्म ऐसा नहीं होगा जहाँ 0 हो जाए टर्म। यानी अगर n की वैल्यू निगेटिव है या n की वैल्यू फ्रैक्शन है तो ये जो सीरीज है ये फाइनाइट होगी, सॉरी इनफाइनाइट होगी। अगर n की वैल्यू निगेटिव है या n की वैल्यू फ्रैक्शन है तो बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में जो ये सीरीज बनेगी ये इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। जबकि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो जो टर्म्स बनेंगे वो फाइनाइट टर्म्स होंगे। और कितने टर्म होंगे उस सीरीज में? n+1 टर्म्स। तो क्या बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि क्या है इसके पीछे ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट्स।
अब चलो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फिज़िक्स में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ गए बेटा, ठीक है। फिज़िक्स में आप कैसे यूज़ करोगे कि फिज़िक्स में ग्रेविटेशन में एक केस आता है और ये केस तुमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो हम लोग ज़रा सा इस केस को ढंग से देखते हैं कि अर्थ है, अर्थ के सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, जो 6400 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स होती है। आर ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स होती है और इससे एच हाइट ऊपर एक मास रखा हुआ है एम, ठीक है। हमने पहला सवाल किया कि भाई इस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है। तो अब तुमने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th से पढ़ रखा है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या था? दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर ई प्लस एच। तो हमने आर स्क्वायर की जगह लिखा दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ रखा है कि यही फोर्स इस मास के वेट को प्रोड्यूस करता है। ये फोर्स मास के वेट को के इक्वल है। तो हमने F की जगह पर mg लिख दिया। तो mg इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। m चला गया देखो, और अगर m चला गया तो आपके पास g की वैल्यू बची g एम ई। ये m नहीं है यहाँ पर, दोबारा कैसे लिख दिया मैंने? g एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब दो कंडीशंस, बल्कि तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं। आप फोकस करो बात पर। तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं बेटा। क्या क्या? पहली, अगर h यानी कि ये जो हाइट है ये लगभग 10 किलोमीटर तक, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक समझ लो है, तो ये जो h है 10 किलोमीटर, ये 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर लगभग हो जाएगा आर ई स्क्वायर के बराबर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप आर ई स्क्वायर डिस्टेंस लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये मास जो अर्थ की सरफेस पर रखा होता तो ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती, वही लगभग 10 किलोमीटर तक आपको ग्रेविटी मिलेगी। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर्स तक ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है, तो हम g की वैल्यू को कांस्टेंट लेते हैं। इसीलिए 10th तक तुमने किसी भी सवाल में हाइट की वजह से g की वैल्यू को चेंज होता हुआ कंसीडर नहीं किया। लेकिन अगर h की वैल्यू 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए तो लगभग 500 किलोमीटर तक g की वैल्यू अब आप आर ई के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं कर सकते, वेरिएशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 किलोमीटर तक बदलाव तो आता है पर वो इतना कम होता है कि उस वेरिएशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब g की वैल्यू 10 किलोमीटर से ज़्यादा होने लगी तो अब वेरिएशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको g की वैल्यू 9.8 नहीं लेनी है। तो मतलब कि अब g की वैल्यू कुछ बदल कर हो गई, इफेक्टिव वैल्यू मान लिया g डैश। बेटा 4 GB जैसे ही हमारा क्लास हो जाएगा, मेरा फाइल साइज़, तो मेरा फ़ोन कट कर देता है उस फाइल को।
तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम नेक्स्ट क्लास में वेक्टर शुरू करने से पहले इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, मैं हर प्रॉब्लम में आपके साथ हूँ, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव वैल्यू जो जी डैश हुई उसकी वैल्यू में अब हम आर ई प्लस एच को लगभग आर ई नहीं रखेंगे, इसकी वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे। तो हमने जी डैश लिखा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। आर ई प्लस एच को लगभग आर ई नहीं रखा। कब? जब 10 किलोमीटर से ऊपर जाने लगे तो। क्यों? क्योंकि जी का वेरिएशन अब नेग्लिजिबल नहीं है, अब कंसीडर करना पड़ेगा। जी की वैल्यू कम हो रही है और उसकी कमी अब इफ़ेक्टिव हो रही है। तो क्या हुआ कि हमने कहा कि अगर जी डैश बराबर जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है और जी सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना था, देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर था, क्योंकि डिस्टेंस अगर सरफेस पे रखा होता मास तो मास और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में डिस्टेंस आर ई होती। तो जी डैश को जी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो जी एम ई चला गया और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब डिनोमिनेटर से आर ई स्क्वायर को बाहर लिया, आर ई स्क्वायर को बाहर लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कैसे आ रहा है। आर ई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब बचा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इस टर्म को डिनोमिनेटर से ऊपर ले गए 1 प्लस एच अपॉन आर ई और ये 2 माइनस 2 पावर हो गया। अब बाइनोमियल थ्योरम का क्या टर्म आया, क्या यूज़ आया बेटा? अगर आप वैसे इसको एक्सपेंड करो तो माइनस टर्म करने पर आपको पता चलेगा कि अगर h लगभग तुम ले लो 500 तो h अपॉन आर ई की वैल्यू 500 अपॉन 6400 रखो तो लगभग 0.08 आती है, यानी 1 से काफ़ी कम है। और अगर आप इसी की स्क्वायर कर लो 0.08 की, यानी h अपॉन आर ई का स्क्वायर करो तो वो और भी छोटा हो गया। अगर आप h अपॉन आर ई का क्यूब करो तो वो और भी छोटा हो गया। तो हमने क्या कहा कि अगर g डैश की वैल्यू g डैश अपॉन g की वैल्यू 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2 है और कंडीशन ये है 500 किलोमीटर तक ये सेटिस्फाई होगी कि h आर ई के कंपैरिजन में असल में बहुत छोटा है, h अपॉन आर ई की वैल्यू बहुत कम आ रही है। ये क्या कंडीशन है कि h आर ई से बहुत छोटा है और h अपॉन आर ई की वैल्यू 1 से बहुत कम आ रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ऐसा हो रहा है तो h की वैल्यू आर ई से बहुत कम आ रही है, तो आप जब 1 प्लस एच अपॉन आर ई को एक्सपेंड करोगे देखो तो 1 प्लस एन एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, ये टर्म ही तो एक्स है देखो। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आगे के टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 1 प्लस एन एक्स में h अपॉन आर ई ऑलरेडी काफ़ी छोटा है और h अपॉन आर ई स्क्वायर तो और भी छोटा है और h अपॉन आर ई क्यूब तो और भी छोटा। तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, क्या कि x की पावर 1 को तो रहने दिया लेकिन उसके बाद हायर पावर्स को x की, x क्या है यहाँ h अपॉन आर ई, हायर पावर्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटी हो रही थी। तो हमारा जो टर्म बचा एक्चुअली वो बचा 1 प्लस -2h अपॉन आर ई, यानी बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की और फिर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया और अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया तो वैल्यू आ गई, ये देखो 1, ये देखो 1 प्लस और ये माइनस इधर आया तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, आपको ये टर्म मिल जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो अगर h की वैल्यू आर ई से बहुत कम है और ये कंडीशन अप टू 500 किलोमीटर सेटिस्फाई होती रहती है तो आपके इफ़ेक्टिव g की वैल्यू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई से मिलेगी।
सवाल कैसे होगा, तुम्हें h दिया होगा और इफेक्टिव वैल्यू निकालनी होगी, या ये दिया है और हाइट निकालनी है। तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि अगर h की वैल्यू लगभग 10 किलोमीटर से लगभग 500 किलोमीटर के बीच है तो इफेक्टिव वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इस पर हम डिटेल में ग्रेविटेशन में बात करेंगे। तो आप सारा नोट्स ढंग से कॉपी करो। बहुत जल्द मैं सब बच्चों के लिए कैसे आप नीट और जेई की प्रिपरेशन बोर्ड के साथ करें, उस पर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने मेथड्स निकाले हैं वो लेकर आ रही हूँ, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। मुझे आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, मेहनत करो। मेथड, एक्सपीरियंस वो मेरे काम आएंगे। मेहनत मैं भी तुम्हारे साथ करूँगी, पर मेहनत तुम्हें भी मेरे साथ करनी होगी। ऑल द बेस्ट।